नमस्कार। मैं आपका अपने YouTube चैनल वी एडवोकेट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो एक महत्वपूर्ण और बड़ा रोचक विषय है, बेल। मुझे लगता है कि अनेक लोग बेल के विषय में जानना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं बेल। बेल शब्द मूल वर्ब है जिसका मतलब है बेलर, मतलब टू गिव और टू डिलीवर। तो शब्द बेल है, उसका अर्थ हुआ टू गिव और टू डिलीवर। पर क्या? बेल का व्यवहारिक अर्थ है जमानत। एक आपराधिक मामले में अभियुक्त को अंतिम रिहाई को संदर्भित करने वाली जो प्रक्रिया है वो बेल कहलाती है, जिसमें अदालत को निर्णय की घोषणा करना बाकी है। जमानत शब्द का अर्थ उस सुरक्षा से है जो अभियुक्त की रिहाई को सुरक्षित करने के लिए जमा की जाती है। तो आइए जानते हैं कितने तरह की बेल होती है। मूल रूप से भारतीय क्रिमिनल लॉ के अंदर, जिसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, 3 तरह की बेलों को संदर्भित किया गया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, रेगुलर बेल, जो सेक्शन 437 और 439 सीआरपीसी के अंदर है। दूसरी है इंटरिम बेल, और तीसरी है एंटीसिपेटरी बेल, जो सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी के अंदर दिखाई गई है। तो आइए जानते हैं इन तीनों प्रकार की बेलों के बारे में। जैसा कि आपने देखा, शब्द इंटरिम बेल, इंटरिम से अभिप्राय है थोड़े समय के लिए, इन बिटवीन। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया है या कोई व्यक्ति जेल में बंद है और उसके घर में कोई ऐसी दुर्घटना या कोई ऐसा आवश्यक कार्य आ जाता है जिसमें उस व्यक्ति का होना निश्चित रूप से आवश्यक है, परंतु उसे बेल तो मिली नहीं। उदाहरण के लिए, व्यक्ति जेल में बंद है, उसके घर में किसी की डेथ हो गई, या उसे कोई धार्मिक कर्मकांड करना आवश्यक है, या कोई ऐसा अन्य अति आवश्यक कार्य जो उस व्यक्ति के बिना संभव नहीं हो सकता। क्योंकि बेल एक मौलिक अधिकारों के रूप में भी देखा जाता है, इसीलिए उस व्यक्ति का वहां होना आवश्यक है। तो इंटरिम बेल का प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति जेल में रहते हुए भी समाज से कटे नहीं, या समाज की मूल अवधारणा से दूर ना हो, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ा रहे, इसीलिए इंटरिम बेल का प्रावधान किया गया है। दूसरा, हमने बात करी रेगुलर बेल की। रेगुलर बेल से अभिप्राय है, रेगुलर मींस जो नॉर्मल कोर्स में हम आपको बेल देते हैं या नॉर्मल कोर्स में बेल जाती है। रेगुलर का मतलब जब व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है उसके बाद मिलने वाली बेल को हम रेगुलर बेल कहते हैं। और तीसरी प्रकार की बेल है एंटीसिपेटरी बेल। जैसा कि आप शब्द से जान सकते हैं, एंटीसिपेटरी मींस यदि किसी व्यक्ति को यह आशंका है कि पुलिस ने उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कर ली है या उसके खिलाफ कोई ऐसा मामला दर्ज कर लिया है जिसमें उस व्यक्ति का कोई रोल ही नहीं है, या उस व्यक्ति के विरुद्ध गलत ढंग से एफआईआर दर्ज कर ली गई है, या उसको गलत रूप से फंसाया जा रहा है, तो वो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाकर एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकता है और न्यायालय को अपने तथ्यों से अवगत कराकर उस मामले में अरेस्ट होने से पहले ही बेल मिल जाती है। मतलब वो व्यक्ति अरेस्ट हुआ नहीं, फिर भी उसे बिना अरेस्ट हुए ही बेल मिल गई। तो इस प्रकार 3 तरह की बेलों का प्रावधान हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किया गया है। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने बेल की परिभाषा और बेल के प्रकारों के बारे में चर्चा की। अब हम जानते हैं कि बेल से जुड़े हुए और कौन से कानूनी पहलू हैं। बेल को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें 2 शब्दों को समझना आवश्यक है। पहला है कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसे हम संज्ञेय अपराध कहते हैं। दूसरा है
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसे हम असंज्ञेय अपराध कहते हैं। संज्ञेय अपराध से अभिप्राय उन अपराधों से है जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और असंज्ञेय अपराध वो है जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले मजिस्ट्रेट से वारंट लेना आवश्यक है। इसी प्रकार हम एक और शब्द को ध्यान में रखते हैं, वो है बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो आपने ये चार शब्दों को देखा। पहला शब्द है बेलेबल ऑफेंस, अर्थात वो अपराध जिनके अंदर अपराधी या अभियुक्त बेल को एज ए मैटर ऑफ राइट मांग सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई अपराध देखें तो उसके अंदर लिखा होता है बेलेबल ऑफेंस, मींस उन अपराधों में न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि अपराधी को जब पुलिस पकड़ती है या पुलिस जब अपराधी को पकड़ती है तो उसे उसी समय बेल दे दे, या उसे ये बताए कि आप इस अपराध के लिए बेल लेने के लिए पात्र है। दूसरा है नॉन बेलेबल ऑफेंस। इससे अभिप्राय है वो अपराध जिनमें अपराधी या अभियुक्त बेल को एज ए मैटर ऑफ राइट डिमांड नहीं कर सकता, अर्थात उसे बेल लेने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना होगा या अपना आवेदन या एप्लीकेशन लगानी होगी। जैसे आपने समझा कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जब भी हम बेल की बात करते हैं तो इन चार शब्दों को हमें ध्यान रखना आवश्यक है। जब हम बेल की बात करते हैं तो एक सेक्शन 436 हमारे ध्यान में आता है जो ये कहता है कि किन मामलों में जमानत ली जाएगी। इस धारा के अनुसार जब किसी गैर जमानती अपराध के लिए किसी व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है या अदालत में पेश किया जाता है, तो वो अधिकारी या अदालत जमानत लिए बिना बॉन्ड का निष्पादन कर देता है तो उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। अब ये जानना जरूरी है कि बेल किन कंडीशन पर कोर्ट ग्रांट करता है। ये बड़ा रोचक प्रश्न है कि न्यायालय किस आधार पर किसी व्यक्ति को बेल ग्रांट करता है। जैसा हमने कहा कि यदि ऑफेंस या अपराध बेलेबल है तो व्यक्ति अधिकार के रूप में बेल मांग सकता है, परंतु यदि अपराध नॉन बेलेबल है तो व्यक्ति अधिकार के रूप में बेल नहीं मांग सकता। व्यक्ति को न्यायालय द्वारा ही बेल प्रदान की जाएगी। परंतु यहां यह समझना जरूरी है कि बेल देने के लिए हमारे लीगल सिस्टम में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, या हम कहें कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि किन आधारों पर बेल दी जाएगी, परंतु हम माननीय न्यायालयों द्वारा विभिन्न समय पर दिए गए निर्णयों को आधार मानकर ही एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं और उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। उदाहरण के लिए बेल देने से पहले हमें यह मानना चाहिए कि अपराधी या आरोपी को बेल देने का कोई उचित आधार है, क्या अपराधी ने कोई अपराध भी किया है या नहीं। दूसरा, आरोप की प्रकृति और गंभीरता क्या है, सजा की स्थिति में गंभीरता क्या है, जमानत पर रिहा होने पर अपराधी के फरार होने या भागने की संभावना तो नहीं है। इसके अलावा यदि व्यक्ति को जमानत दे दी जाए तो वो व्यक्ति जो अन्य गवाह हैं उनको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा या अनावश्यक रूप से उसके ऊपर दबाव तो नहीं डालेगा, जिससे जो सत्य है केस में या फ्री ट्रायल है वो बाधित हो। तीसरा, व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति की स्थिति, उसका प्रभावशाली होना, और व्यक्ति जमानत मिलने पर क्या हर बार न्यायालय में उपस्थित होगा या व्यक्ति ने पहले तो कभी कोई अपराध नहीं किया है या व्यक्ति बार बार अपराध करता है। यदि व्यक्ति बार बार अपराध करता है तो क्या ऐसे व्यक्ति को
बेल देना न्याय संगत होगा? और एक अन्य बात, क्या बेल देने से न्याय का गला तो नहीं घुटेगा? क्या यह जस्टिस के लिए संभव है या नहीं? तो ये सारे बिंदु न्यायालय या जज बेल देने से पहले अपने ध्यान में रखते हैं। अब ये हमें समझना जरूरी है कि बेल एक ट्रायल के दौरान या मुकदमे के दौरान कब कब ली जा सकती है। तो उदाहरण के लिए हम देखें तो 3 मुख्य बिंदु हमें नजर आते हैं। पहला, प्री ट्रायल स्टेज और इन्वेस्टिगेशन स्टेज, अर्थात जब कोई अपराध हो गया और उसकी विवेचना चल रही है या ट्रायल या मुकदमा शुरू हो गया है, उस समय बेल को देना। दूसरा, ट्रायल स्टेज, कि जब ट्रायल शुरू हो गया, मुकदमा शुरू हो गया, गवाहियां शुरू हो गई, उसके बाद एविडेंस आने शुरू हो गए, तब बेल देना। और पोस्ट ट्रायल स्टेज, कि सारे एविडेंस कंप्लीट हो गए, उसके बाद जो है निर्णय आने में समय बाकी है, उस समय व्यक्ति को बेल देना। तो मुख्य रूप से ये 3 स्टेज हमें नजर आती है किसी भी बेल देने के मामले में। मान लीजिए इन तीनों स्टेजेस में से आपको बेल मिल गई। यदि किसी व्यक्ति को बेल मिल गई तो क्या अन्य व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है वो उस व्यक्ति की बेल को खारिज भी करा सकता है? क्या ऐसा कोई प्रावधान हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में है? तो इसका जवाब है हाँ। यदि किसी व्यक्ति को बेल दे दी जाए तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि उस व्यक्ति को हमेशा के लिए बेल मिल गई। यदि वो व्यक्ति बेल की शर्तों का उल्लंघन करता है या वो व्यक्ति जो गवाह है या विटनेसेस को टेम्पर करने की कोशिश करता है या अभियुक्त को डराने की कोशिश करता है या न्यायालय को ऐसा प्रतीक होता है कि एक फ्री और फेयर ट्रायल नहीं चल पाएगा यदि व्यक्ति बेल पर रहता है, तो उस व्यक्ति की जमानत कैंसिल भी करी जा सकती है। तो यह ध्यान देने का विषय है। एक अन्य प्रश्न उठता है कि बेल हम कहां कहां लगाएं और किन किन के समक्ष हमें बेल मिल सकती है। तो आप मजिस्ट्रेट के सामने भी बेल लगा सकते हैं, आप सेशन में भी बेल लगा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में भी बेल लगा सकते हैं और आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी बेल लगा सकते हैं। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो अपराध है उसकी प्रकृति क्या है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई अपराध जो है गंभीर प्रकृति का नहीं है और वो एक मजिस्ट्रेट या एमएम के द्वारा ट्रायल किया जाने वाला मैटर है, तो आपको बेल मजिस्ट्रेट के सामने लगानी पड़ेगी। मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट के साहब के सामने से बेल रिजेक्ट हो गई तो आप सेशन में बेल लगाएंगे। तो ये विभिन्न न्यायालय की स्टेजेस हैं या कोर्ट हैं जहां पर आप बेल लगा सकते हैं। पहले हमें ये समझना जरूरी है कि बेल की मूलभूत अवधारणा क्या है। तो बेल की मूलभूत अवधारणा जो है वो ये है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। अर्थात हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो मूलभूत अवधारणा है जो आर्टिकल 21 में दिखती है वो ये कहती है जो फ्रीडम है व्यक्ति की वो रहनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए एक व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, वो से आपने जेल में भेज दिया और वो व्यक्ति लंबे समय तक जेल में रहा और लंबे समय तक ट्रायल चलने के बाद अंत में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि व्यक्ति निर्दोष है। तो आर्टिकल 21 ये कहता है क्या आप उस व्यक्ति को इतने दिन जेल में रखने पर जो उसके व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का या मानवीय अधिकारों का जो हनन हुआ है या उसके स्वतंत्रता का जो हनन हुआ है हैं? इसका जवाब है नहीं। इसीलिए जो न्यायालय या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो बेल देने में विश्वास रखता है ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके। इसी कारण हम देखते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय या अनेक निर्णयों में
सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा कि बेल इज राइट एंड डिनायल ऑफ बेल इज एक्सेप्शन, अर्थात बेल का दिया जाना या बेल का मंजूर करना वो एक अधिकार के रूप में दिखता है और बेल की नामंजूरी वो एक अपवाद के रूप में दिखती है। तो जैसे हमने व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करी, अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी टिप्पणी जो है अर्नब गोस्वामी वाले केस में करी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने अर्नब गोस्वामी के जजमेंट में कहा कि डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी फॉर ए सिंगल डे इज ए डे टू मैनी, अर्थात जब आप किसी व्यक्ति को उसकी आजादी से एक दिन के लिए भी वंचित करते हैं तो वो एक दिन भी कई सालों के बराबर होता है। और आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये कहा कि जो लोग उत्पीड़न का शिकार होते हैं उनके लिए परिणाम गंभीर होते हैं, और न्यायालय को ये दिशा निर्देश देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने के साधन या संसाधनों के बिना सामान्य नागरिक या न्यायालय उपक्रमों के रूप में नष्ट हो जाता है। अदालतों को उस स्थिति में जीवित रहना चाहिए जब वह जमीन पर जेलों और पुलिस स्टेशनों में रहती है जहां मानव गरिमा का कोई रक्षक नहीं है। जमानत का उपाय न्याय प्रणाली में मानवता की एक पूर्ण अभिव्यक्ति है। यह विशेष रूप से न्यायालय की टिप्पणी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने उन मामलों में अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है जहां नागरिक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। तो आप देखिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बेलों के संदर्भ में क्या है। तो बेल आपको व्यक्ति की आजादी को सुनिश्चित कराने वाला एक साधन के रूप में दिखता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदम्बरम वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि एट द स्टेज ऑफ ग्रांटिंग द बेल डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस एंड एलाबोरेट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द मेरिट ऑफ द केस शुड बी अवॉइडेड। मतलब जमानत देने के स्तर पर साक्ष्य या एविडेंस की विस्तृत जांच और मामले की विस्तृत खूबियों से हमें बचना चाहिए, अर्थात कि आप जमानत दे के समय विभिन्न पक्षों को ध्यान में लाएं, ना कि एविडेंस को, क्योंकि एविडेंस एक ट्रायल का विषय है। बेल बाय पॉलिसी, या हम ये बात करें सेक्शन 55 ऑफ CRPC कि क्या बेल को हम एक पॉलिसी के रूप में अपना लें। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि अक्सर हम ये देखते हैं जब हम बेल की बात करते हैं या अपने साथियों से बेल के ऊपर चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि बेल के लिए कोई पॉलिसी डिफाइन नहीं है या कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, और बेल को अक्सर हम डिस्क्रिशनरी ऑफ जज मानते हैं, या जज के जो डिस्क्रिशन में होता है वो केस के सारे पहलुओं को, एविडेंस को, प्रोसिक्यूशन को, डिफेंस को जब सुनकर अपना मन बना लेते हैं तब वो बेल ग्रांट करते हैं। अब मान लीजिए आपने बेल फाइल करी और आपकी बेल रिजेक्ट हो गई, अब क्या करें? क्या दोबारा से बेल फाइल कर दें? देखिए, कानून में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप एक बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद दूसरी बेल एप्लीकेशन फाइल ना करें। कानून आपको इस बात से रोकता नहीं है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार अपनी बेल की अर्जी न्यायालय में लगा सकते हैं, परंतु क्या बार बार अर्जी लगाने पर आपको बेल मिल जाएगी? शायद नहीं। कुछ विशेष चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप बेल एप्लीकेशन को लगाएं। पहला, जब आपने एक बेल एप्लीकेशन लगाई और वो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, जब आप दूसरी बेल एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आप कम से कम ये देखें
कि दूसरी बेल एप्लीकेशन लगाने और पहली बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बीच कितना समय था। यदि समय व्यतीत हो जाता है तो आपके बेल के ग्राउंड भी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने आज बेल लगाई और वो रिजेक्ट हो गई और आप 1 महीने या 2 महीने या 4 महीने बाद बेल एप्लीकेशन लगाते हैं और अपराध की प्रकृति या अन्य कारणों को आप ध्यान में रखते हुए दूसरी बेल एप्लीकेशन लगाते हैं, तो आपके पास ये तर्क रहता है कि इतने दिन हो गए उस व्यक्ति को जेल में रहते हुए और कोई फ्रूटफुल पर्पस दिखता नहीं उस व्यक्ति को जेल में रखने का, तो आपके पास बेल के ग्राउंड हो गए। दूसरा, यह चीज भी ध्यान रखनी चाहिए कि क्या वो सेकंड बेल एप्लीकेशन मेंटेनेबल है। उदाहरण के लिए जैसे हम अक्सर देखते हैं कि अगर एक एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई तो कई बार हमने ये देखा कि दूसरी बेल एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है। नहीं, विभिन्न निर्णयों में ऐसा कहा गया है कि सेकंड बेल एप्लीकेशन भी मेंटेनेबल है। तो आप जब दूसरी बेल एप्लीकेशन फाइल करें तो समय का, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस का या अन्य कारणों का ध्यान रखते हुए फाइल करें। तो मैं आशा करता हूं कि बेल के ऊपर आपको एक रोचक और विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई होगी और आपने इस जानकारी से लाभ भी उठाया होगा। और यदि फिर भी आप बेल के विषय में किसी अन्य जानकारी को चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या हमारे चैनल पर कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। हमें आपकी सहायता करते हुए बड़े हर्ष का अनुभव होगा। इसी आशा के साथ हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।